नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिड डे प्राइम। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे मोदी सरकार के मिशन रोजगार से। जी हां, आज का दिन युवाओं के लिए बेहद खास, जहां आज देश भर के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सरकार का फोकस किस पर है? युवाओं पर। और 19वें रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री की युवाओं को लेकर बड़ी बातों का भी हम करेंगे जिक्र। साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राशन घोटाले पर शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और इसी पर होगी विस्तार के साथ बातचीत। और तीसरी बड़ी खबर है परीक्षा में धांधली से जुड़ी हुई। जी हां, नोएडा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 7 शातिरों को किया है गिरफ्तार, सलाखों के पीछे भेजा। कार्रवाई के दौरान बहुत कुछ मिला है। अब इस पर जानेंगे कि आखिरकार सच है क्या। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका। नियुक्ति पत्र देने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने 5 देशों के आधिकारिक दौरे का किया जिक्र। कहा, नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर, स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इटली के साथ रक्षा क्षेत्र से हुए अग्रीमेंट का देश के युवाओं को मिलेगा पूरा लाभ। पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर शुभेंदु सरकार हुई सख्त। पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर। सरकार ने करप्शन पर अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। यूपी में नकल माफियाओं पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। प्रॉक्सी सर्वर से एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश। सलाखों के पीछे पहुंचे 7 शातिर। तलाशी के दौरान 50 लाख कैश बरामद। जांच जारी। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी नई दिल्ली में मुलाकात। 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। 100 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से हुए लिंक। पिछले 15 महीनों में रिकॉर्ड संख्या हुई दोगुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वां रोजगार जो मेला था उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उनकी हाल ही की 5 दिवसीय विदेश यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक पटल पर भारतीय युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोले। मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को
अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि पीएलआई ने देश में रिकॉर्ड प्रोडक्शन की नींव रखी। मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के भारी निवेश से देश के युवाओं को लाखों की संख्या में नौकरियां मिल रही हैं। भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जहां विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवा अब अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और इस उपलब्धि के लिए युवाओं को और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। साफ तौर पर युवा रेलवे, बैंकिंग, रक्षा क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में अब नई जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। दुनिया भारत के युवाओं को और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित है। तो 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जहां विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी आने वाले सालों में। और इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री ने युवा और उनके जो परिवारजन हैं उन्हें बधाई दी है, क्योंकि युवा जो है वो रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। और दुनिया जो है वो भारत के युवाओं के साथ साथ जिस तरह से वो तकनीकी कौशल हासिल कर रहे हैं, तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, उससे उत्साहित है। आज दुनिया भारत की इस विकास यात्रा में हिस्सेदारी चाहती है। युवाओं को वैश्विक बाजार में उन्नत विशेषज्ञता के नए मौके प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हर भारतीय विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और आज देश अलग अलग सेक्टर्स में तेजी के साथ निवेश करता हुआ नजर आ रहा है और हर सेक्टर में रोजगार के असीम संभावनाओं के आकाश हैं। बात स्वर्णिम योजना की, जिससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ और भारत के युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करते हुए करोड़ों परिवारों का सपना साकार किया और उन्हें सुरक्षा का एक आधार दिया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 करोड़ 91 लाख आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 3 करोड़ 4 हजार से अधिक परिवारों को पक्का आवास दिया गया है। कीर्तिमान स्थापित किया है, हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया उससे कई परिवारों के घरौंदे का सपना पूरा हुआ है कि कैसे आपके सर पर जो छत है वो आपको मिल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और सबसे अहम बात यह है कि इस आवास योजना का फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को होता हुआ नजर आया। जहां महिलाओं को जब ये चाबी सौंपी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि अपने ही घर में रहना ये किसी सपने से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों जो लोग हैं उनका सपना पूरा हुआ है। तो बात एक बार फिर से कर लेते हैं
मोदी सरकार के मिशन रोजगार की, जहां जैसा कि हमने आपको बताया कि 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की अहम भूमिका का जिक्र यहाँ किया गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं की उपलब्धि के लिए उनके जो परिवारजन हैं उन्हें बधाई दी। अब क्योंकि जो अहम अलग अलग क्षेत्र हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, रक्षा है, यहाँ पर नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए युवा नजर आएंगे। साथ ही साथ क्योंकि भारत के जो युवा हैं वो तकनीकी कौशल हासिल कर रहे हैं, तकनीकी दक्षता हासिल कर रहे हैं और इसी तकनीकी प्रगति को लेकर आज उत्साह बढ़ रहा है। दुनिया भारत की जो विकास यात्रा है उसका हिस्सा बनना चाहती है। साथ ही वैश्विक बाजार में युवाओं को उन्नत विशेषज्ञता के लिए नए मौके दिए जाएंगे। तो ये जो उपलब्धि है मिशन रोजगार के तहत, इसके लिए युवाओं और उनके परिवारजनों को प्रधानमंत्री ने बहुत बधाई दी। और 18 रोजगार मेलों का पहले सफल आयोजन हो चुका है और ये 19वां रोजगार मेला था। अब तक 12 लाख युवा जो है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। रोजगार सृजन के लिए इस अभियान को चलाया गया, जो सरकार की रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता को दर्शाता है। 22 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था ये रोजगार मेला और ये युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम, युगांतकारी कदम माना गया है। रोजगार मेलों के जरिए जो पारदर्शी और तेज भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया पर लगातार जोर दिया गया है। तो यानी कि युवाओं में उत्साह कैसे भरा जाए, उनमें ऊर्जा का संचार कैसे हो। आप समझ सकते हैं कि करीबन 12 लाख से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और जॉब क्रिएशन के फ्रंट पर ये अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है। 22 अक्टूबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो युवा हैं वो सरकारी सेवा से जुड़ पाएँ और युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की दिशा में ये बड़ा कदम माना गया है। रोजगार मेले के जरिए और ट्रांसपेरेंट और स्पीड पकड़ रही है भर्ती की प्रक्रिया। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से ही हमारे संवाददाता अतीक अहमद। अतीक, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और कैसे जिन अलग अलग क्षेत्रों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उसमें तकनीकी दक्षता अहम रोल निभाती हुई नजर आएगी रोजगार मेले के लिहाज से। ये बिल्कुल आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें सबसे पहला आजकल का जो दौर चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की बात आती है, क्योंकि जो भविष्य है वो एआई का है और एआई में हमारे युवाओं को मौका देने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। अब अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में भी नीदरलैंड का जिक्र किया, क्योंकि नीदरलैंड के साथ में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से उनका एक करार हुआ है उसमें ये हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर की दिशा में जो नए रोजगार के सृजन होंगे, भारी संख्या में युवाओं को उसमें रोजगार मिलेंगे, नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। अब अगर आ जाते हैं एआई के, क्योंकि जिस तरीके से दौर बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो युवाओं को अलग अलग सेक्टर में नौकरियां उपलब्ध होने वाली हैं। वो परंपरागत तौर पर जो नौकरियां होती थी अब उनसे बरक्स हट करके अब नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी को पढ़ेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। रही बात अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है और यहाँ के युवाओं का जो सामर्थ्य है वो दुनिया समझती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम देश की यात्रा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, अभी 5 देशों की यात्रा का ही उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो यहाँ के युवाओं का जिक्र अक्सर होता है, वहाँ के जो विदेशों के लोग होते हैं, विदेशों के जो लीडर्स होते हैं वो युवाओं को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भारत की जो विकास यात्रा ये चल रही है, विकास यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने भारत के साथ में जो अन्य देश हैं वो कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो भारत बहुत तेजी से वैश्विक पटल पर उभर रहा है। अब अगर हम रोजगार की बात करते हैं भारत में जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे अच्छी बात जो पिछले कुछ सालों में देखी गई है वो भर्तियों को जो कैलेंडर जारी किया जा रहा है वो काफी अहम होता है। क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले की अगर हम आप तस्वीर अगर उठा करके देखेंगे तो 5-5 साल 10-10 साल तक जो युवा होते थे वो नौकरियों का इंतजार करते रहते थे कि अब नोटिफिकेशन जारी होगा, हम फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, उसके बाद में
नियुक्ति लेंगे, लेकिन ये चीजें अब दूर की कौड़ी हो गई हैं। अब हर साल में कम से कम 4 बार नोटिफिकेशन जारी होता है क्वार्टरली, और उसके हिसाब से लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सबको बिल्कुल। इसी का ज्ञात होता है कि कब एग्जामिनेशन होंगे, कब तो परीक्षा कहीं ना दी कहीं जाएगी। इसे बहुत पेपरलेस बनाया गया है और प्रक्रिया को बहुत अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है, जिसका असर साफ तौर पर जो 18 रोजगार मेले सफल हुए हैं और ये 19वां था, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से जुड़े हैं। शिशिर, हमने जब प्रधानमंत्री की बड़ी बातों का जिक्र अभी कुछ देर पहले आपके साथ भी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बात निकलकर सामने आई थी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसने किस तरह से पूरे जॉब क्रिएशन के इस अभियान में हैंड होल्डिंग की है और इसके पॉजिटिव जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स पर नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार का अगर देखा जाए उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से रोजगार सृजन जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो है हम बात करें कि किस प्रकार से जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रही है। हालांकि जहां तक बात करें कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी, तो उस पर भी अगर सरकार ने काफी ध्यान दिया गया, फिर चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो या फिर जो बच्चे पास आउट्स होते हैं उनको स्टाइपेंड की अगर बात करें वो भी दी जाती है। हालांकि जब वो इंटर्नशिप करते हैं तो सरकार की मतलब कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उनके तहत जो है इंटर्नशिप स्कीम्स भी लागू की है, जिसके अंदर जो है जो बच्चे पास आउट होते हैं जिनके पास डिग्रीज होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्किल्स भी कर सकते हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है इस योजना के तहत। तो और जब मार्केट में जब देखा जाए तो ये बच्चे जब पढ़ लिख कर जो है साथ ही साथ अनुभव लेकर जब मार्केट में आते हैं, जाहिर सी बात है कई कंपनीज जो है वो उनके साथ टाइप करती है, वहां पर उनको जॉब मिलती है। तो सरकार का ये भी एक लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार से अगर एक डिग्री किसी युवा को युवती को मिलती है तो उस डिग्री के साथ साथ स्किल किस प्रकार से मतलब जो मार्केट में लगने वाले स्किल्स है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। और इसीलिए फिर चाहे अलग अलग मंत्रालय हो उनके द्वारा स्किलिंग भी जो है आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री ने आज इसका भी जो है जिक्र अपने संबोधन में किया कि स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए जो है फिर इसमें अगर देखा जाए तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज आती है, साथ ही साथ इसमें सारी कंपनीज आती है, उनको साथ टाइप करने का प्रयास सरकार कर रही है। किसी भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कंपनी के साथ या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ अगर भारत बातचीत करता है तो ऐसे में वहां के स्किल भारत में किस प्रकार से आए और युवाओं को किस प्रकार से मिले, इस पर भी सरकार का ध्यान होता है। और इसीलिए पिछली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब अभी 5 देशों की अगर देखा जाए तो दौरे पर थे, तो स्वीडन में हालांकि उन्होंने एक कंपनी का दौरा किया था, वॉल्वो, जो कि बसेस बनाती है। एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन किस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर जो है कंपनी ध्यान दी थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इन जगह पर भी गए थे जहां पर किस प्रकार से ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में है और भारत के युवाओं को वो एक्सपोजर मिले। तो इसीलिए जब हम बात करें कि रोजगार सृजन की, तो रोजगार सृजन में सिर्फ हालांकि जॉब पाना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को स्किल करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है और मार्केट रेडी करना काफी जरूरी होता है। इस वक्त सरकार जो है इस पर भी ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से इंटर्नशिप मिले, इंटर्नशिप के साथ साथ उनको स्टाइपेंड दिया जाए और उसी वक्त जो है जो जरूरी स्किल्स होता है वो किस प्रकार से युवाओं को मिले, इस पर भी हालांकि सरकार ध्यान दे रही है। जी, और बिल्कुल इसमें हमने ये भी देखा कि जो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं और उनके जरिए किस तरह से नए मौके सृजित किए जाएंगे। अति के उसमें एक अहम बात प्रधानमंत्री ने ये भी कही कि कैसे जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए यहाँ ग्रीन शूट्स नजर आते हैं और महिला उद्यमियों ने किस तरह से इन अलग अलग सेक्टर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए अतीक से बाद में सवाल लेंगे, यही सवाल हम शिशिर से बात कर लेते हैं क्योंकि अतीक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी। शिशिर, महिला उद्यमियों की अगर बात की जाए, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर मानते हैं भारत के उस विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए, और हमेशा से वो जिस विकास यात्रा की बात करते हैं उसमें महिलाओं का अहम योगदान गिना जाता है। बिल्कुल, इसके लिए अगर देखा जाए तो आंकड़ों की सबसे पहले बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे पास स्टार्टअप्स की संख्या है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, तो ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है खासकर युवा और युवतियों को लक्ष्य करने के लिए, कि किस प्रकार से अलग अलग स्किल्स मिले, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कारीगर होती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले भी महिलाओं के अगर देखा जाए तो सक्षमीकरण के लिए फिर चाहे
अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई है। मुद्रा लोन द्वारा जो है उनको लोन दिया गया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके द्वारा जो है उनको लोन दिया गया है। साथ ही साथ हमने कहा देखा कि किस प्रकार से ड्रोन दीदी योजना है। ये योजना है हालांकि जरूर जाहिर सी बात है महिलाओं तक पहुंचती है जरूर है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको किस प्रकार से मार्केट में लाया जाए, किस प्रकार से उनको वो जॉब्स जो है वो दिए जाए। हालांकि अब अगर हम बात करें युवतियों की तो उनकी संख्या भी इस अगर देखा जाए इसमें ज्यादा बड़ी हुई है। मतलब जो नई युवती जो हालांकि एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होती है, अगर उसे अपना खुद का रोजगार सृजन करना है, कुछ स्टार्टअप तैयार करना है तो उसके लिए भी लोन का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्किल्स की जरूरत होती है वो स्किल्स भी जो है फिर चाहे इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए हो, अटल इंक्यूबेशन लैब्स के जरिए हो, वो स्किल्स उनको दी जाती है और साथ ही साथ उनको मार्केट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि अगर आप इनोवेट कर पाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास काफी ताकत होगी और लोग जो है आपको पहचानेंगे। और इसीलिए भारत इस वक्त जो है इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें मार्केट को जरूरत होती है उसको इनोवेट करें। और हालांकि इसके लिए स्किल्स की जरूरत होती है और इसके लिए अगर देख पा रहे हैं हम लोग कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, किस प्रकार से अच्छे स्किल्स जो है मिले और उन स्किल्स के जरिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाए जा सके जिसको सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट भी मिल सके। एक पूरा इकोसिस्टम इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसमें चाहे वो युवा हो या युवती हो, एक सभा अगर देखा जाए समान दोनों को भी संधि मिले, ये प्रयास सरकार का रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज ये बात अपने संबोधन में कही कि वो काफी खुश है इस बात से कि युवतियों की संख्या स्टार्टअप्स में बढ़ रही है। बिल्कुल, और इसीलिए रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की जो नीति है उसमें युवाओं का रोल बेहद अहम हो जाता है और खास तौर पर जिन सेक्टर्स का मैं जिक्र किया यहाँ से भी रोजगार के कई हम मान सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और अतीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार क्यों एक्शन मोड में है पश्चिम बंगाल की सरकार। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ जा देख ले। वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो आइए बात करते हैं चावल गेहूं में भ्रष्टाचार की। जी हाँ, इसी वजह से अब शुभेंदु सरकार एक्शन में है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो राशन व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खाद्य मंत्री अशोक कीर्तिया को सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का आरोप है कि पूर्व में गरीबों के लिए केंद्र से भेजे गए चावल और गेहूं में भ्रष्टाचार हुआ। 23 जिलों के जो खाद्य अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक हुई, जहां पीडीएस व्यवस्था को और पारदर्शी और उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया गया। राशन की दुकानें, राइस मिल, फ्लो मिल और गोदामों में नियमित और अचानक निरीक्षण बढ़ाने के भी आदेश जारी हुए हैं। फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान कर नाम हटाने और जरूरतमंद गरीब परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया में अब तेजी की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक जो सच में जरूरतमंद हैं, जिन्हें इसकी जरूरत है, उन तक पहुंचाना अब सरकार का लक्ष्य है। तो राशन घोटाले में सख्त एक्शन हुआ और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ममता बनर्जी सरकार में थी, आप समझिए भ्रष्टाचार कहां तक था, उसकी जड़ें कितनी गहरी थी कि जो राशन गरीबों तक उनकी भूख मिटाने के लिए सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाया जाता था, राज्य स्तर पर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता था और भ्रष्टाचार था, इसीलिए वो जरूरतमंदों तक कभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन अब शुभेंदु सरकार मिशन मोड में है। जिन्होंने भी घोटाला किया है वो ये समझ ले कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो
फ्लोर मिल्स हैं उन पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ जो रीप्रोसेसिंग है उसको लेकर बाजार में जो बिक्री का आरोप है, इन तमाम आरोपों को बहुत सीरियसली ले रही है सरकार। सरकारी जो सिस्टम है जो पूरा इस वक्त गड़बड़ाया हुआ था उसे कैसे ठीक करना है, शुभेंदु सरकार इसको लेकर भी प्लानिंग कर रही है। इसीलिए जो सीएम शुभेंदु हैं उन्होंने खाद्य मंत्री अशोक कीर्तिया को निर्देश दिया है कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई के साथ निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर शुभेंदु सरकार अब बड़े कदम उठा रही है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ दत्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरह से अगर हम पूरे पीडीएस सिस्टम की बात करें तो शुभेंदु सरकार उसमें आमूलचूल परिवर्तन इस लिहाज से कर रही है कि सख्त कार्रवाई होगी और निगरानी की जाएगी कि आखिरकार जो जरूरतमंद है उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंच पाए। देखिए आंचल, ये जो घोटाला था, राशन घोटाला था, ये उन लोगों से जुड़े हुए थे जो एकदम पिछले वर्ग से आते हैं और जिनका खाना जिनका हर दिन का जो चूल्हा इसी राशन के ऊपर वो डिपेंडेबल थे। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए ये उनके पास पहुंचता था और वही चावल बीच रास्ते से गायब हो जाता था। जो होर्डर से वो उनको अपने गोडाउन में ले जाते थे और वहां पर जाकर वही चावल को पॉलिश करके बाजार में यानी चमका कर बाजार में उसको बेचते थे। तो ये जो पूरा जो वीडियो था 2 साल पहले, ये जो वीडियो था वो पूरा सामने आया कि किस तरह से ये काम चल रहा है। अभी जो नया सरकार है उस नए सरकार की तरफ से उनके जो खाद्य मंत्री है अशोक चितरंजन, उन्होंने साफ तरीके से हर जो मिल मालिक है, जो दफ्तर के जो आला अधिकारी है उनके साथ बैठक किए हैं और बैठक करके ये बात स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि आधिकारिक लोग अगर चाहे तो करप्शन यूं चुटकी में रुक सकता है। तो इसीलिए उनका कहना है कि किसी भी जगह पर ये होना नहीं चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो चावल जो गेहूं जो आ रहा है वो उसको मिल मालिक के पास या फिर बाजार से बाहर बेचना, वो जो पहले सरकार में चलता था उस सिस्टम को तोड़ना है, उस सिंडिकेट को तोड़ना है। और इसीलिए उन्होंने सरप्राइज विजिट करने का कहा है, एक कमेटी गठन किया गया है। और आगे चल के ये भी इंफॉर्मेशन है कि बीरभूम के एक मिल मालिक है जहां पे 22 करोड़ का चावल पूरा गुम हो गया है। वो सरकारी चावल था 22 करोड़ का। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें अशोक कीर्तिया का कहना है कि इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और आगे चलकर और भी जानकारी इससे दिया जाएगा। लेकिन एक बात एक साफ तरीके से, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, इन सब के लिए वो इस सरकार का जो इरादा है वो साफ है कि कहीं पर करप्शन बंद करना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर चलना चाहती है बंगाल की भाजपा सरकार। और वो साफ तरीके से कह रहे हैं, मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरफ से वो नेक्सस है जिस पर हाथ डालने से हाथ भी जल सकता है। लेकिन इस बार तो सौरभ, हम ये मान सकते हैं कि कई ऐसे अलग अलग हम कह सकते हैं मंत्रालय हैं जहां पर डीप क्लीनिंग की जरूरत है और वो डीप क्लीनिंग जो है वो शुभेंदु सरकार कर रही है। अब ऐसे में सीधी सी बात है, जो इतने सालों से भ्रष्टाचार रहा है तो टीएमसी में बौखलाहट लाजमी होगी। आजकल ऐसे 3 डिपार्टमेंट है, तीन यहाँ पे दफ्तर है, जो 3 दफ्तर को यहाँ पर बहुत सारे क्लीनिंग की जरूरत होता है। पहले तो ये फूड डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य और तीसरा है शिक्षा। ये तीनों वो डिपार्टमेंट है बंगाल के, जो बंगाल आप मानो तो अन्न और खाद्य के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा वो मुद्दा होता है जो एकदम आम आदमी से जुड़ा होता है। लेकिन उन दोनों में भी काफी सारे रिफॉर्म की जरूरत है और वही काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए सरकार का जो उनका जो कहना है वो साफ तरीके से ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कि करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस लेके चलना है। यानी कहीं पर कोई करप्शन नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो मैंडेट भाजपा की सरकार को मिला है ये करप्शन के खिलाफ भी है। जो 15 सालों में जो 3 टर्म में जो एक के बाद एक घोटाला हुआ है उससे भी आम आदमी काफी सारे परेशान हुए थे और जिसके चलते
मैंडेट भाजपा को मिला है कि वो ये जो पूरा सिस्टम है तो पूरा सिस्टम को सुधारे, और वही काम आप देख, आज 15 दिन हुआ है, ज्यादा दिन हुए भी नहीं। तो इसीलिए सौरभ हम मान सकते हैं कि जो बिचौलियों की भूमिका है उसे बिल्कुल खत्म करना चाहती है शुभेंदु सरकार, और उसके साथ साथ सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाना इस वक्त शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। एकदम से। और जो मंत्री है इस दफ्तर के, फूड खाद्य जो दफ्तर है, इस दफ्तर के जो मंत्री है अशोक पितनिया, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बनगा, वहीं मिनिस्टर है, यहीं के विधायक भी है, उसी इलाके के विधायक है। तो ये जो मिनिस्टर उनको पहले दिन ही जब उनको मिनिस्ट्री मिला, शपथ हुआ, शपथ होने के बाद ही उनको बुलाया गया और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनको बताया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये दफ्तर दिया गया है क्योंकि आपको करप्शन को तोड़ना है। एक सिंडिकेट है वहां पर खाद्य दफ्तर, तो उसको तोड़ना है, एकदम पूरे उसको वहां से उखाड़ फेंकना है। और इसी काम के लिए लगातार बैठक हो रहा है, और बैठक होने के बाद कल जो 14-15 पॉइंट का जो एजेंडा, जो एसओपी तैयार किया गया है, उससे चलते भी ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जाके क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जनता को भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी गेहूं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामयिक रूप से उसको बंद किया गया है, क्योंकि गेहूं का कहना है कि गेहूं में भी मिक्सिंग अप होता था, उसमें जो गेहूं में मिलावट चल रहा था, और मिलावट के लिए जो जनता के पास जो गेहूं जाता था वो सही गेहूं नहीं था, उसमें मिलावट था। तो इसी के लिए अभी उसको रोक कर उस प्रोसेस को भी क्लीनिंग किया जा रहा है। और आप मानिए कि सरकारी आधिकारिक ने कहा है मंत्री को कि अगर झट से आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, उसमें 600 करोड़ का नुकसान होगा। सरकार का 600 करोड़ का नुकसान होगा। इसीलिए इस महीने को छोड़ के अगले महीने से जो सेंट्रल से जो गेहूं आएगा वही होगा, बाजार से कोई बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इस अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स जिनका जिक्र आपने किया, उसमें हमने बात किया जो खाद्य मंत्रालय है, फिर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो कई लेवल्स पर था उन पर अब हम कह सकते हैं हथौड़ा चलाया जा रहा है शुभेंदु सरकार द्वारा, और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था जो है वो वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी, और ये आम जनता का हक है जो उन तक पहुंचना चाहिए, और यही जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन शायद ये पिछली सरकार भूल गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। एक खबर थी पश्चिम बंगाल से, जहां पर जो शुभेंदु सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अब उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां पर जो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, उसके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन धांधली करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। अब एसटीएफ ने यह किया कि ग्रेटर नोएडा से मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती परीक्षा 2026 में तकनीकी माध्यम से यानी कि डिजिटल मोड से नकल कराने में सक्रिय था। एसटीएफ के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र स्थित एक जो डिजिटल परीक्षा केंद्र है वहां छापेमारी की गई, जहां प्रॉक्सी सर्वर लगाकर परीक्षा में धांधली करवाई जा रही थी। जांच में सामने आया कि गिरोह स्क्रीन शेयरिंग व्यूअर एप्लीकेशन के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे सॉल्वर से अभ्यर्थियों का जो प्रश्न पत्र था वो हल करवाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन्स, 5 लैपटॉप, 1 राउटर, अभ्यर्थियों की सूची, 2 प्रवेश पत्र और एक कंपनी के 4 एंट्रीज और पहचान पत्र बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के प्रति अभ्यर्थी करीब 4 लाख रुपए वसूलता था। यानी पेपर में अगर आप पास होते हैं या पेपर ये जिस तरह से कहीं ना कहीं धांधली हुई है उसके लिए 4 लाख रुपए वसूली की जाती थी। मामले में नॉलेज पार्क थाना में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में इस मामले में एसटीएफ ने जो बड़ी कार्रवाई की है ये कई गहरे सवाल छोड़ती है कि आखिरकार डिजिटल मोड से कैसे ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में ये धांधली की जा रही थी। अब गिरोह पर बड़ी कार्रवाई है। ग्रेटर नोएडा से 7 गिरफ्तारियां की गई। एसटीएफ नोएडा ने ये 7 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए नगद बरामद हुए,
10 मोबाइल फ़ोन, इनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, और 5 लैपटॉप है, एक राउटर बरामद किया। एक अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए ये अपराधी वसूलते थे। अब ये जो डिजिटल माध्यम है, स्क्रीन शेयरिंग, यानी कि मान लीजिए आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है आपके पास डिजिटल व्यवस्था में कि आप स्क्रीन शेयर करके उसको समझा सकते हैं। अब इसी ऑप्शन का गलत इस्तेमाल किया गया। गलत इस्तेमाल किस तरह से? स्क्रीन शेयर हुई पर किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये सब कुछ कैसे किया जाता था? प्रॉक्सी सर्वर के जरिए प्रश्न पत्र को हल किया जाता था और अभ्यर्थियों की सूची और प्रवेश पत्र भी पुलिस ने, यानी कि एसटीएफ ने बरामद किए हैं। तो ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, प्रॉक्सी सर्वर से एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़ किया गया। पूर्वोत्तर निदेशालय जालंधर ने जो सनटेक सिटी प्रोजेक्ट है उससे जुड़ी चेंज ऑफ लैंड यूज घोटाले में इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को गिरफ्तार कर लिया। अजय सहगल ने 15 जमीन मालिकों की करीबन 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन के लिए फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इसी आधार पर सीएलयू हासिल कर सनटेक सिटी, ला कैनेला और डिस्ट्रिक्ट 7 जैसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स की बिक्री बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के की गई और 200 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कई डेवलपर्स ने बड़ी अवैध कमाई की और किसानों के हितों के खिलाफ ये घोटाला हुआ। ईडी अब अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और जीएमएडीए के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिनका कथित तौर पर घोटाले में हाथ था। खबर तेलंगाना से, जहां पे एसीबी ने मेट्रिल मलकाजगिरी विशेष श्रेणी में डिप्टी कलेक्टर मर्री वामशी मोहन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने उप जिला अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपयों की संपत्ति का खुलासा किया। प्रारंभिक जांच में करीब 6 करोड़ रुपयों से ज्यादा की अचल संपत्तियां सामने आई और जांच एजेंसियों का मानना है कि इन संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य इससे ज्यादा है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 4.46 करोड़ रुपए मूल्य के 19 खुले भूखंड के कागजात उन्हें मिले हैं। इसके अलावा वनस्थलीपुरम स्थित एनजीओ कॉलोनी में एक स्वतंत्र मकान भी बरामद हुआ। जांच में मणिकोंडा और मजीद बंदा इलाके में 2 आलीशान फ्लैटों का भी पता चला, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं इब्राहिम पट्टनम के नर्रेपल्ली गांव में 2 एकड़ में फैला फार्म हाउस भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। छापेमारी में 2,10,000 रुपए नगद, 20 लाख रुपए बैंक खातों में जमा राशि और 122 ग्राम सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा 32 लाख रुपए कीमत की टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और किया कार भी बरामद हुई है। जांच एजेंसियों को पिगलीपुर गांव में 8 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा एक संदिग्ध लेन देन भी मिला। आरोप यह है कि जमीन वर्ष 2023 में अधिकारी के ससुर विजय भास्कर के नाम पर खरीदी गई। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और संपत्तियों के जो सोर्सेज हैं उसको लेकर भी पड़ताल जारी है। खबर महाराष्ट्र से, जहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मुंबई से शिरडी तक की यात्रा ट्रेन के जरिए की। बताया जा रहा है कि ये कदम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ईंधन बचत और ट्रैफिक कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। अब फडणवीस की ट्रेन यात्रा को सादगी और जन संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षा विभाग ने खर्च घटाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब ज्यादातर विभागीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी। अनावश्यक फोटोकॉपी और प्रिंटिंग पर रोक लगाते हुए सभी फाइलें ई ऑफिस सिस्टम से प्रोसेस करने के निर्देश दिए गए। नई फिजिकल फाइल शुरू करने के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी। गैर जरूरी सरकारी यात्राओं में कटौती और कारपूलिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। शाम 7 बजे के बाद गैर जरूरी बिजली उपयोग बंद रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम रोस्टर लागू कर दिया गया। हालांकि आपात स्थिति में कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीमांत क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने के लिए वो उत्तरकाशी पहुंचे, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और ADM मुक्ता मिश्र ने उनका स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीमांत गांव हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO से विस्तृत संवाद पर मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही BLO द्वारा सीमांत क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है। बात आयुष्मान भारत की, जिसका डिजिटल मिशन जो है उसने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब 100 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक हो चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसी हिंदी भाषी राज्यों ने इस दिशा में शानदार प्रदर्शन किया। पिछले 1.5 साल में ये संख्या दोगुनी हो गई। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ABDM में लिंक किए गए हेल्थ रिकॉर्ड की संख्या को फरवरी 2025 में 50 करोड़ से बढ़ाकर सिर्फ 15 महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा कर दिया। अब हर 2 से 3 महीनों में लगभग 10 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में 1000 से भी कम लिंक किए गए रिकॉर्ड से लेकर आज 100 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड तक का ABDM दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में से एक है। ABDM दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में से एक बनने की वजह से, जिसमें 450 से ज्यादा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य तकनीक समाधान शामिल हैं। आभार नागरिकों को अस्पताल, क्लिनिक और प्रयोगशालाओं में अपनी स्वास्थ्य जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। ये पहल सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राज्य और निजी स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के बीच डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे इलाज की निरंतरता और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया। छात्रों को आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया ताकि कोई भी छात्र इस सुविधा से वंचित न रह पाए। बोर्ड के मुताबिक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक सकारात्मक खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद अप्रैल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई। RBI के मासिक बुलेटिन के अनुसार औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कई हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है। निजी कंपनियों की बिक्री और लाभ में भी सुधार देखा गया। कृषि क्षेत्र में प्री मानसून बारिश और जलाशयों में जल भंडारण से ग्रीष्मकालीन बुआई तेज हुई है। देश के खाद्यान्न भंडार मजबूत बने हुए हैं। मार्च में शुद्ध फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार दूसरे महीने सकारात्मक रहा, जबकि विदेशी निवेशक अप्रैल मई में थोड़ी बिकवाली करते रहे। RBI ने कहा कि कुल महंगाई दर अभी RBI की तय सीमा के अंदर है, लेकिन जो घरेलू कीमतें हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर, इसके असर पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। RBI ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर कमोडिटी बाजार, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ता है, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। हालांकि भारत इस दौरे में मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिति के साथ प्रवेश कर रहा है। घरेलू मांग सभी भी आर्थिक वृद्धि की सबसे बड़ी ताकत के रूप में है। मजबूत सेवा निर्यात, सकारात्मक शुद्ध FDI प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार और सरकार तथा RBI की ओर से उठाए गए कई सक्रिय नीतिगत कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी चुनौतियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। खबर राजस्थान, जहां के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर से उत्तर प्रदेश के गोवर्धन जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस के करीब 40 यात्री घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आने के कारण बस के नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। सभी घायलों को NHAI एम्बुलेंस की मदद से पिनान अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, जब बर्फीली चोटियों के बीच बसा श्री हेमकुंड साहिब केवल एक पवित्र सिख तीर्थ स्थल नहीं बल्कि असीम शांति और अलौकिक सौंदर्य का प्रतीक है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण ये स्थान आमतौर पर मई जून से अक्टूबर तक के लिए खुलता है। उत्तर भारत के इलाकों में जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो इस समय यहाँ की यात्रा करना जो है उस लिहाज से उपयुक्त समय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पवित्र स्थान की महत्ता पर जोर डालते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और पर्यटकों से यहां आने की अपील की। अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने लिखा, चमोली जनपद में स्थित श्री हेमकुंड साहिब अनेकों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का पावन केंद्र है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित ये पवित्र धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा, मन की शांति, आध्यात्म की दिव्य अनुभूति का स्थान है। सीएम धामी ने लोगों से आह्वान किया कि चमोली जनपद आगमन पर इस पावन स्थल के दर्शन अवश्य करें। और अब बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की, जो अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर आज कोलकाता के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा क्षेत्रों जैसे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये रूबियो की पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा के दौरान रूबियो आगरा और जयपुर भी जाएंगे। रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो 26 मई तक 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे मार्को रूबियो और यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ऊर्जा, निवेश, नवोन्मेष से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और क्वाड बैठक में हिस्सेदारी करेंगे मार्को रूबियो। और आइए अब खबरें देख लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई। कान फिल्म फेस्टिवल केवल ग्लैमर और प्रीमियर तक सीमित नहीं, ये फेस्टिवल सिनेमा का सबसे आइकॉनिक आयोजन माना जाता है। आइए जानते हैं कान से जुड़े 12 रोचक तथ्य जो इसे खास बनाते हैं। फेस्टिवल किसी महल में नहीं होता। प्रसिद्ध रेड कारपेट पैलेस डेज फेस्टिवल्स के बाहर बिछाई जाती है। ये एक आधुनिक कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स है, खास फेस्टिवल के लिए बनाया गया है। पहले सबसे बड़ा पुरस्कार पाल्म डियोर नहीं था। 1955 से पहले इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम था ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म, जिसे संक्षेप में ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता था। पाल्म डियोर के बाद से शुरू किया गया, जो कान शहर के प्रतीक चिन्ह पर बने ताड़ के पेड़ों से प्रेरित था। फेस्टिवल की शुरुआत फांसीवादी प्रभाव को रोकने के लिए हुई। 1930 के दशक में वेनिस फेस्टिवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए फ्रांस ने कान की स्थापना की ताकि कला स्वतंत्र रहे। 1968 में एक बार ये महोत्सव बीच में ही बंद हो गया था। फ्रांसीसी छात्र विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जिन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो जैसे फिल्म निर्माताओं ने स्क्रीनिंग रोक दी थी। इस आयोजन को रद्द कर दिया गया और कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। कान में ड्रेस कोड है। ग्रैंड थिएटर लुमियर में प्रीमियर के लिए औपचारिक पोशाक जरूरी है। नग्नता और भारी कपड़े मना है। आजकल टक्सीडो, गाउन, कॉकटेल ड्रेस और नेशनल कॉस्ट्यूम ही स्वीकार्य हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन देना एक परंपरा है। प्रेस की ओर से तालियों का समय निर्धारित किया जाता है। कुछ स्टैंडिंग ओवेशन 15 मिनट से भी अधिक समय तक चलते हैं और फिल्म की लोकप्रियता और बिक्री की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। फैशन कॉन्ट्रैक्ट महीनों पहले साइन किए जाते हैं। कई स्टार्स रेड कारपेट पर डिजाइनर ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव आउटफिट पहनते हैं। रेड कारपेट पर सेल्फी नहीं, फेस्टिवल ऐसा इसलिए करता है ताकि फ्लो तेज और एलिगेंट बना रहे। डील्स सिर्फ ऑफिस में नहीं, यॉट्स पर भी होती है। मरीना के यॉट्स प्रोड्यूसर्स और सेल्स एजेंट्स के मीटिंग रूम की तरह काम करते हैं। कान नेशनल सिनेमा को दुनिया के सामने लाया।
ईरानी, रोमानियाई, थाई और कई अन्य फिल्म मोमेंट्स को ग्लोबल पहचान मिली। पाम का डिजाइन हर जगह है, ट्रॉफी, पोस्टर, स्टेज डिजाइन, ये फेस्टिवल और सी साइड पहचान का प्रतीक है। प्रोग्रामर्स हर साल दुनिया भर से फिल्में चुनते हैं। 12 दिनों में फिल्म्स के विजेताओं का ऐलान होता है। मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ डीडी न्यूज कान। और आइए देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खास खबरें। हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया आंचल। और खेल जगत में इस वक्त सबसे ज़्यादा हलचल जो है वो आईपीएल को लेकर के है, तो खबरों की शुरुआत भी आईपीएल के साथ करेंगे, जहां पर आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। पंजाब के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है। पहले हाफ में 7 में से 6 मैच जीतने वाली पंजाब की टीम अब लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है। पंजाब को लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद रविवार के अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी तरफ लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आईपीएल में दोनों टीमें 7 बार भिड़ चुकी हैं। लखनऊ ने 3 और पंजाब ने 4 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हैं। इससे पहले जब मुकाबला हुआ था तब पंजाब ने अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ को हराया था। वहीं लखनऊ की टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान का समाप्त करना चाहेगी। हालांकि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम अपने खराब प्रदर्शन की वजह से पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स पर मिली जीत ने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को जरूर थोड़ा सा बढ़ाया है। और अब बात करें अगर एसआरएच की, तो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आरसीबी के लिए वेंकटेश अय्यर ने 44 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान रजत पाटीदार ने 56, कृणाल पांड्या ने 41 रन बनाए। वहीं हैदराबाद के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 79 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 56 और हेनरिक क्लासन ने 51 रन बनाए। आरसीबी हार के बावजूद शीर्ष पर बरकरार रही और अब उसका सामना गुजरात टाइटंस से क्वालिफायर 1 में होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर की, जिन्होंने अपने लंबे क्रिकेटिंग सफर को विराम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। 35 साल के विजय शंकर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बेहद भावुक और लंबा नोट जो है वो शेयर किया। इस संबंध में अपने विदाई संदेश में उन्होंने देश के लिए खेलने को अपना सबसे बड़ा सम्मान बताया। 6 मार्च 2018 को श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले विजय ने अपने करियर में देश के लिए 21 मैच खेले। उन्होंने 9 T20 की 4 पारियों में 101 रन बनाए। वहीं 5 विकेट भी लेने में कामयाब रहे। उधर 12 वनडे की 8 पारियों में उनके नाम 223 रन हैं, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। विजय ने आईपीएल में 78 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1233 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकले। उन्होंने 9 विकेट भी हासिल किए। 2022 में आईपीएल खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस की टीम का वो अहम हिस्सा भी रहे। आईपीएल के अंतिम पड़ाव में कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 21 साल के रघुवंशी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले के दौरान कैच लेने की कोशिश में सिर में चोट आई थी और बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद केकेआर ने आधिकारिक बयान जारी करके उनके आईपीएल 2026 से बाहर होने की पुष्टि की थी। रघुवंशी इस सीजन कोलकाता के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में रहे। उन्होंने 13 मैचों में 146.52 की शानदार स्ट्राइक रेट और 42.20 की औसत से 422 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले। युवा बल्लेबाज ने कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। टीम 13 अंकों के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है और उसका आखिरी लीग मुकाबला जो है वो दिल्ली कैपिटल से कल खेला जाएगा। ऐसे में रघुवंशी की गैर मौजूदगी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की, जहां एनसी सोजन ने शानदार वापसी करते हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद का नया मीट रिकॉर्ड बना दिया। केरल की स्टार एथलीट ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रच दिया।
2025 में चोटों और खराब फॉर्म से जूझने वाली एनसी के लिए ये प्रदर्शन बेहद खास रहा। उनका इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6.54 मीटर का था, जिसके बाद उनके प्रदर्शन को लेकर तमाम सवाल उठने लगे थे। हालांकि उन्होंने सभी आलोचनाओं का करारा जवाब दिया और शानदार अंदाज में वापसी करते हुए शैली सिंह के नाम पिछले साल बना 6.64 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शैली ने इस बार 6.58 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। एनसी ने शुरुआत धीमी की, लेकिन चौथे प्रयास में 6.75 मीटर की लंबी छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले वो 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीत चुकी हैं, जहां उन्होंने 6.63 मीटर की छलांग लगाई थी। 2024 में उन्होंने 6.71 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने 2026 सीजन में पहली बार एटीपी फाइनल में जगह बना ली है। यूकी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस की जोड़ी ने जेनेवा ओपन के पुरुष युगल के फाइनल में जगह बनाई है। यूकी और माइकल वीनस की जोड़ी ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की पेत्र रिकल और एडम पावलसिक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराने में सफलता पाई। यूकी और वीनस की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मुकाबले को 7-5, 6-3 से अपने नाम करके खिताबी मुकाबले में जगह बनाने में सफलता हासिल की। फाइनल में अब उनका सामना रोमेन अर्नियरो और मार्क पोलमास की जोड़ी से होगा और यह मुकाबला आज शाम 4 बजे से शुरू होगा। तो आजकल ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जहां पे आज जो है वो आईपीएल का एक अहम मुकाबला पंजाब किंग्स जो है वो अपना मुकाबला खेलेगी, जहां पर टीम के लिए जीत जो है वो बेहद जरूरी रहेगी। शुक्रिया गौरव, इन तमाम खेल की खबरों को हम तक बड़े ही रोचक अंदाज में पहुंचाने के लिए। तो आज मिड डे प्राइम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नई खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।